हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग अब जो राजनीति शास्त्र है उसका क्वेश्चन आंसर फाइनली हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटली कितना भी बड़ा वीडियो हो जाए, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको सू सटाक देखेंगे और सू सटाक ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो अगर हाँ वीडियो अगर आज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए सबके पास, ताकि सब लोग सब्सक्राइब करें और उनको ये भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको और सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। हम और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा वीडियो जो है स्टार्ट करने वाले हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेती है। हम लोगों ने जो चैप्टर में पढ़ा है ना, बस उसी में इसका जो कुछ टॉपिक है इस क्वेश्चन आंसर में शामिल है। तो देखिए, सामाजिक अंतर जो होता है वो सामाजिक विभाजन में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। देखिए, सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन, इन दोनों को देखें तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। हमने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था तो उस समय भी बताया था कि जब समाज में कुछ बातें होती हैं, जब कुछ सामाजिक बातें हुई तो कुछ सामाजिक अंतर आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब दूसरी सामाजिक जो बात होती हैं, अंतर होती हैं, वो क्या करती हैं कि अनेक विभिन्नताओं से ऊपर हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के कारण क्या होता है, समाज में विभाजन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि सवर्ण और दलित का अंतर भी एक क्या देखा गया है, सामाजिक। ठीक है, सामाजिक विभाजन का एक रूप है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर हैं और भेदभाव के शिकार हैं, जबकि सवर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त हैं। इस डिफरेंस से आपको बता रहा है कि देखिए, जो सवर्ण है वो क्या है, आमतौर पर संपन्न है। ठीक है, और जो दलित हैं वो क्या है, गरीब है, वंचित हैं, बेघर हैं, और ये भी है कि वो भेदभाव के भी शिकार हैं। अर्थात दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, और इसी प्रकार क्या होता है कि उनको ये चीज़ मतलब एक अंदर खलने लगती है कि हम दूसरे समुदाय के हैं। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, आप तो पढ़ाई नहीं करते हैं जिस दिन, उस दिन ऐसा फील होता है कि आज हमने पढ़ाई नहीं किया, थोड़ा मन में अजीब सा लगना, तो इसी प्रकार यहाँ भी लीजिए आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक स्थिति पैदा होने लगती है। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन था। ठीक है, और ये सारी बातें क्या बता रही हैं कि वास्तव में उपयुक्त कथनों के अध्ययन के बाद स्पष्ट होता है कि सामाजिक अंतर उस समय सामाजिक विभाजन बन जाता है जब अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या है कि सामाजिक विभाजन जो है राजनीति के परिणाम ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि सामाजिक विभाजन दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी रूप में मौजूद है, और यह विभाजन राजनीतिक रूप अख्तियार करती ही है। देखिए, हम लोगों ने लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो कहीं भी दुनिया के हर देश में चले जाइए, वहाँ पर क्या पाया जाता है, तो किसी न किसी रूप में ये सामाजिक विभाजन पाया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है कि राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और
और विभिन्न समुदायों को अलग अलग वायदे करना स्वाभाविक बात है। हमारे देश भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनकर देश की सांसद या राज्य विधानसभाओं में भेजती है। ठीक है, हमारे देश में ऐसा है कि हमारे देश में जनता खुद चुनती है और खुद प्रतिनिधि बनाती है, तब जाकर वो प्रतिनिधि जाके शासन करते हैं, विधायक बनते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, तब जाके हमारे देश में शासन चलता है। अब देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का असर देश की राजनीति पर बहुत हद तक पड़ता है। साथ ही सरकार की नीतियां भी प्रभावित होती हैं। अगर भारत में पिछड़ों और दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से खारिज करती रहती तो आज भारत विखंडन के कगार पे होता। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह जो है एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण है। मतलब कहने का मतलब है कि सामाजिक विभाजन राजनीति अभिव्यक्ति का एक सामान्य बात है और एक जो है स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजन के बीच में संतुलन पैदा करने का भी काम करती हैं। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता है और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक होता है। ठीक है, लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये टॉपिक आपको हम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि ये टॉपिक जो है ना आपके लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। हमने ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए थे बारीकी से एकदम, तो आप उसको पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसको समझ लिए। ठीक है, चलिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था इसमें कुछ। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि 70 के दशक में आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफ़र का एक संक्षिप्त विवरण देना है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि 70 के दशक का जो 70 के दशक से और अभी का जो दशक चल रहा है, इस समय का जो भारतीय लोकतंत्र का सफ़र है उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, इसका छोटा सा एक विवरण दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, जो इम्पॉर्टेंट होंगे फर्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट था, जो कि क्या था कि सामाजिक विभाजन जो है कब और कैसे एक विभाजन का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे बातें हैं जो आपको समझना है। इस टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 70 के दशक से पहले भारतीय राजनीति सवर्ण सुविधा प्रस्त हित समूहों के हाथों में थी। कहने का मतलब है कि 70 के पहले जो भारतीय राजनीति थी वो किसके हाथों में थी? तो जो सवर्ण हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि वो लोग जो सुविधा से परिपूर्ण है, उनको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, वो सब चीज़ से परिपूर्ण है। ठीक है, अर्थात 1967 तक भारतीय राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा है। कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो 70 के दशक में देखे तो उस समय तक क्या था कि सवर्ण जातियों का वर्चस्व सबसे ज़्यादा पाया जाता था और 70 से 90 तक के दशक के बीच में सवर्ण और मध्यम पिछड़े के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणा राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रहे। कह सकते हैं कि जब 70 से 90 का दशक आया तो उस समय क्या हुआ कि जो सवर्ण का एक प्रभाव था तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा कि हटने लगा तो उसके बाद जो पिछड़ी हुई जाति थी उनमें अब एक जागृति पैदा होने लगा। ठीक है, तो भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पल्ला जो है दलितों और महादलितों बिहार के संदर्भ के पक्ष में झलकता दिखाई दे रहा है। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद आपका एक सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जो क्वेश्चन है क्या है, सामाजिक विभाजन का राजनीति का परिणाम किन किन पर पड़ता है। ये इसको
टिक कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसको पूछ दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको एक आप लोग टिक लगा लेंगे, ठीक है। जो सामाजिक विभाजन होता है, जो राजनीति का परिणाम होता है, तो ये किन किन बातों पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लेंगे ताकि मतलब आगे दिक्कत ना हो, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे व्यू से, ठीक है। चलिए, सामाजिक विभाजन की राजनीति के 3 तत्व जो हैं निर्भर करती हैं। पहला क्या है, देखिए, लोग जो है अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना जो है होती है, और कोई एक घटना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि जब तक बंगाल बंगालियों का, तमिल तमिलियों का, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का, मराठियों का, असम असमियों का, गुजरात गुजरातियों का भावना का दमन नहीं होगा, तब तक भारत की अखंडता, एकता और सामंजस्य खतरा में रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अतएव उचित यही होगा कि पहचान के लिए सभी चेतनाएं अपनी अपनी मर्यादा में रहें, एक दूसरे की सीमा में दखल ना दें। सारे शब्दों में यह कह सकते हैं कि अगर लोग जो हैं अपने बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती। उदाहरण स्वरूप बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को क्या मानते हैं, बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वे डच के हो या फिर जर्मन के। देखिए, इन सारे बातों का कहने का मतलब है कि हमारा भारत जो है, बहुत सारे लोग जो हैं चाहते हैं कि हमारा जो पहचान है वो हमारे तक रहे, एक मतलब एक हमारा रहे, अपना अपना होता है ना, उस टाइप का। तो ये जो टॉपिक है आपको बता रहा है कि नहीं, हम लोग कहीं के भी हों, लेकिन एक चीज़ हम लोग का राष्ट्रीय पहचान ये होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। जैसे बेल्जियाई में क्या होता है कि वहाँ के लोग बेल्जियाई खुद को मानते हैं, बेल्जियम के लोग, ठीक है। और दूसरा कोई पहचान कोई बताए या ना बताए, लेकिन ये बोलते हैं कि हम लोग बेल्जियाई हैं। तो इस प्रकार हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग भारतीय खुद को कहेंगे, एक राष्ट्रीय पहचान हुआ हम लोगों का, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अगर ऐसा माना जाता है कि बंगाल बंगालियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, असम असमियों का, गुजरात गुजरातियों का ऐसा रहा, तो जो भारत की अखंडता है, एकता है और सामंजस्य है, ये खतरा में हमेशा रहेगा। और कभी भी भारतीय जो है अपने आप को एक अच्छा साबित नहीं कर पाएंगे, एकता रहेगा ही नहीं, अपना अपना सब कोई करने लगेगा, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने देखा कि कहाँ तक खतरा रहेगा। उसके बाद देखिए, हमारे देश में भी ज़्यादातर लोगों की पहचान को लेकर के ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। भारत में विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं, तभी तो हमारा देश अखंडता और एकता का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, हमने आपको ये समझाया। दूसरा बात देखिए क्या है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाता है। संविधान के दायरे में आने वाली और समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों का मान लेना आसान है। 70 के दशक के पूर्व राजनीति स्वरूप तथा 80-90 के दशक में राजनीति परिदृश्य में बदलाव हुआ और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। इसके विपरीत यूगोस्लाविया में विभिन्न जो है समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूह की तरफ से एक ऐसी मांग रखी जिन्हें एक देश की सीमा के अंदर पूरा करना संभव नहीं था, और इसी के परिणाम स्वरूप यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। तो ये सारे टॉपिक हमने आपको क्लियर करवाए हैं, आप लोग याद रखिएगा, जाके लेक्चर में पढ़िए, ठीक है। और इधर उधर ध्यान नहीं देने का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़िए ध्यान से। और हाँ, ये सारे टॉपिक जो है ना, हमने जो टॉपिक बताया है, मतलब क्वेश्चन तो सारा याद करना है, लेकिन हम जो बताए हैं उसको एक VBI करके लिख लीजिएगा और उसको ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा। एक होता है ना, देखिए क्लास में देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं एक टीचर के नज़र में रहते हैं, तो उसी तरह से ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे नज़र में है, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर बात क्या कहता है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के खर्च पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती हैं। अगर भारत में पिछड़े एवं दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती तो आज हमारा भारत सच में क्या होता, किस कगार पे होता, तो
बिखराव के कगार पे होता। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक था हमारा। उसके बाद देखिए क्या बोलता है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, देखिए जो सामाजिक विभाजन है उसको संभालने के अगर संदर्भ में देखें तो कौन सा बयान जो है मतलब सही नहीं है। तो कौन नंबर में बता रहा है कि लोकतंत्र राजनीति प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। दूसरा है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ग नंबर में कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ग नंबर में बोल रहा है कि जो लोकतंत्र है सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज विखंडन की ओर ले जा रहा है। तो सबसे पहला जो है ये सही बयान नहीं है, ये लोकतंत्र पर लागू नहीं होता है। क्या है कि जो लोकतंत्र है वो राजनीति प्रतिद्वंदिता के चलते जो है समाज में क्या कर रहा है, तो इसके विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ रहा है। तो ये चीज़ गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा क। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन अपना देखते हैं कि निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करना है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे के टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ख नंबर में बोल रहा है कि संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो, सिर्फ भारत जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है। तो इन बयानों का कौन सा सही होगा, तो इसका आंसर सिर्फ क और ख होगा। कौन कौन क और ख होगा। देखिए क्या होता है कि जहाँ सामाजिक अंतर होता है तो एक दूसरे से टकराव होते हैं, वहाँ पर क्या होता है सामाजिक विभाजन होता है। हमने ये चीज़ आपको बताया था। और ये हो सकता है कि एक व्यक्ति का कई पहचान हो सकता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर इसका आंसर होगा, ये होगा क नंबर। ठीक है, ये गलत आंसर दिया है, इसको नहीं ध्यान देंगे। चलिए उसके बाद देखिए ये मिलान करने वाला दिया है। तो पाकिस्तान जो है क्या है, पाकिस्तान में देखते हैं, ये मिलान करने वाला है। आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए एक छोटा सा टॉपिक है कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है। इसमें बहुत सारा वर्ड टाइप गलत हो गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दे देंगे उस पर थोड़ा। वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संसार के अधिकतर देश को अपना रहे हैं। मतलब देखिए आजकल ऐसा है कि मतलब बहुत सारा देश क्या कर रहा है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको मतलब आज के ज़माने में देखें ना तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र का जो शासन है वो नहीं है। हर जगह पर लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का कल्याण की बातों की प्रमुखता दी जाती है। उसके बाद क्या है कि आज लोकतंत्र अपनी जड़ें जो है जमा चुका है और धीरे धीरे परिपक्व की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजते हैं। यह लोगों के कल्याण, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता तथा सामाजिक धार्मिक समानता का इत्यादि का पक्षधर होता है। ठीक है, उसके बाद और इसी शासन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सकता है। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का क्रमिक विकास इस बात का सूचक है कि यह शासन व्यवस्था औरों से अच्छी है। लोकतंत्र एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जिसमें लोगों के कल्याण के साथ साथ समाज का विकास भी संभव है। यह भावी समाज के लिए एक ऐसा आधार प्रस्तुत करता है जिसमें लोगों के कल्याण की भावनाएं छुपी होती हैं। लोकतंत्र का दीर्घकालीन उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसमें आम लोगों का विकास, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता निहित होती है। और इस प्रकार जो है लोकतंत्र एक भावी समाज के लिए जिम्मेवारी पूर्ण कार्य करता है। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट था, ये जो क्वेश्चन था ना लोकतंत्र के भावी समाज का उद्देश्य, ये भी इम्पॉर्टेंट था, आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, भारत में किस तरह जातिगत
असमानताएं जारी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है एक क्वेश्चन हमारा, ठीक है। भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म से संबंध रखते हों। यहाँ जातिगत विशेषताएं पाई जाती हैं क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। देखिए, भारत जो है विविधताओं का देश है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर विभिन्न विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दुनिया भर के सभी सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत की तरह दूसरे देश में भी पेशा का आधार जो है वंशानुगत माना जाता है, ठीक है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्वयं ही चलता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही क्या कहलाती है? जाति। और यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाती है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है, जिसे हम जाति के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और यह जो है एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय से भिन्न हो जाता है, और इस प्रकार के वंशानुगत पेशा जो है आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, कि स्वीकृति के रीति रिवाज से, यहाँ रीति रिवाज से हो जाती है, ठीक है। और इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होता है, और इस समुदाय के सभी व्यक्ति एक या मिलती जुलती पेशा होती है। और उसके बाद है कि इनके जो मतलब इनकी बेटियां का शादी जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ये चैप्टर कि जब कुछ समुदाय ऐसे होते हैं कि जो जाति होती हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो बेटी का शादी है या फिर बेटा का शादी है वो हमारे जाति या कास्ट में ही हो। अभी भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है। तो यहाँ देखिए कि बताया गया है कि समुदाय के इन संतानों की शादी न हो सकती है और ना ही कोशिश करते हैं। मतलब कहने का मतलब है यहाँ कि समुदाय में ऐसा होता था कि अगर वो चाहें कि दूसरे समुदाय में शादी कर लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। और महत्वपूर्ण आयोजन और सामुदायिक आयोजन में अपने समुदाय एक साथ पंथ बैठकर भोजन करते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि अगर एक समुदाय के बेटा या बेटी दूसरे समुदाय के बेटा या बेटी से शादी कर लेते हैं तो उसे पंथ से काट दिया जाता है। उसके बाद है कि अपने समुदाय से हटकर दूसरे समुदाय में वैवाहिक संबंध बनाने वाले परिवार को समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़े हैं बाबू, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं? इसके 2 कारण बताना है। तो देखिए, पहला कारण है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया जाए कि उसमें मात्र एक जाति को मतदाता रहे। ऐसा हो सकता है कि एक जाति के मतदाता की संख्या अधिक हो सकती है परंतु दूसरे जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अतएव हर पार्टी का एक या एक से अधिक जाति के लोगों पर का भरोसा करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि अगर जातिगत भावना अस्थायी और अटूट होती है तो जाति गोलबंद पर सत्ता में आने वाली पार्टियां भी कभी हार नहीं मानती है। यह माना जाता है कि क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं जातीय गुटों से संबंध बनाकर सत्ता में आ जाती हैं, परंतु अखिल भारतीय चेहरा पाने के लिए जाति विहीन सांप्रदायिकता के परे विचार रखना भी क्या होता है? आवश्यक होता है। अब देखिए, एक टॉपिक है हमारा कि देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिक जो राजनीति का ब्यौरा होता है वो उसका उदाहरण दे करके समझाना है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो हम लोग को कंप्लीट करना है जल्दी से, हम लोग पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, अभी यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेंगे, ठीक है, देख लीजिए। देखिए, उसके बाद है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र कर जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव या कमज़ोर स्थिति में माना जाता है। तो देखिए, इसको हम बता देते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। भारत जो है क्या है, एक विकासशील देश है। यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति जो है उतनी बेहतर नहीं है जितना विकसित देशों में है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले स्त्रियों की स्थिति बहुत ही विकट थी और आज़ादी के बाद स्त्रियों की स्थिति जो है बहुत बदलाव आया, लेकिन वह काफ़ी नहीं था।
अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु उनके सुधार के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। अभी भारत में समय समय पर महिलाओं ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए, जागृति लाने के लिए समय समय पर आंदोलन किया है। पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त करने के लिए गोलबंद आरंभ हुआ। सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष के कब्जे में है। यद्यपि मनुष्य जाति आबादी में महिलाओं का हिस्सा जो है कम है। आज महिलाएं जो है वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि पेशों में दिखाई पड़ती हैं, परंतु हमारे देश में महिलाओं की तस्वीर अभी भी उतना संतोषजनक नहीं है और अभी भी महिलाओं के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इस बात का जो संकेत है निम्न बातों से स्पष्ट होता है। जैसे देखिए कि महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी यहाँ पे क्या है, भारत में 54% है, जबकि पुरुषों की 76% है। यद्यपि स्कूल में कई जगह जो है लड़कियां अव्वल आ रही हैं, लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों का अगर प्रतिशत देखें तो बहुत कम है। इस संदर्भ के लिए माता पिता का नज़रिया में फ़र्क है। माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्चा करने की होती है और यही कारण है कि उच्च शिक्षा में लड़कियां जो हैं सीमित आ रही हैं। उसके बाद है शिक्षा में लड़कियों के लिए इसी पिछड़ेपन के कारण अभी भी ऊंची तनख्वाह वाली और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम है। यद्यपि सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत जो है रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक पुरुष औसतन रोज 6 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुष द्वारा काम किया गया ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि उससे आमदनी होती है। हालांकि औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती है जिनसे प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन इनका ज़्यादातर काम घर की चार दीवारी के अंदर ही होता है। इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं और इसलिए जो है औरतें का काम जो है कम दिखाई पड़ता है। भारत की ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो 15 नंबर क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? देखिए, भारत में महिलाओं की आंदोलन की मुख्य मांगों में सत्ता की भागीदारी की मांग सर्वोपरि है। औरतों ने सोचना प्रारंभ कर दिया है कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। परिणाम स्वरूप राजनीति गलियारों में क्या है, इस बात की बहस शुरू हो गई है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बेहतर तरीका यह चुनने का है कि प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यद्यपि भारत के लोकसभा में प्रतिनिधियों की संख्या, महिलाओं की अगर प्रतिनिधि की संख्या देखें तो 59 है, ठीक है, और फिर भी 11 यहाँ पर क्या है कि 11% नीचे हैं। और लोकसभा में देखें, पिछले लोकसभा में 40% महिलाओं की पारिवारिक जो है पृष्ठभूमि आपराधिक थी, परंतु इस बार 15वीं लोकसभा में मतदाताओं ने अपराधियों को नकार कर 90% महिलाओं ने सांसद स्नातक है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र के लिए सुलभ है, अतः भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। उसके बाद देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करना है जो भारत को क्या बनाती है, धर्मनिरपेक्ष एक देश बनाती हैं। चलिए तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे श्रीलंका है, वहाँ पर बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया है। उससे विपरीत भारत संविधान में किसी भी धर्म को विशेष का दर्जा नहीं दिया गया है। उसके बाद है कि हमारे संविधान के जो बात हैं, मतलब हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव जो है असंवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक बात आता है, क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक स्तर को देखते हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है, इसको टिक कर लीजिएगा। तो घ नंबर में पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सांप्रदायिकता राजनीति में क्या होती है? सांप्रदायिकता राजनीति के अर्थ
संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिकता राजनीति किस प्रकार आधारित है। तो सांप्रदायिकता जो राजनीति है वो एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा घ। ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट वाला है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें यही तो हम बताए हैं आपको अभी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या है कि जो भारत में विभाजन आधारित है, तो यहाँ सिर्फ भारत में है तो किस चीज़ पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या है, जाति, धर्म और लिंग। ठीक है। उसके बाद ये जो है मिलाने वाला है। ठीक है। देखिए इसको सूची में मिलाने वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क नंबर है कि अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या है। तो इसको नारीवादी व्यक्ति कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य जो आधार मानने वाला व्यक्ति कौन होता है। तो इसका आंसर होगा सांप्रदायिकता। जाति और समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला, तो इसका ग नंबर होगा धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। व्यक्तियों के बीच में धार्मिक और आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला, तो इसका आंसर होगा ग धर्मनिरपेक्ष। जाति और इसका आंसर ग होगा क्योंकि जाति के आधार पर ये चीज़ भेदभाव नहीं करती है, तो धर्मनिरपेक्ष। और इसका जाति के आधार पर मुख्य आधार मानने वाला जातिवादी कहलाता है। ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हम आशा करते हैं इस वीडियो को हम जल्दी से कंप्लीट इसलिए क्योंकि हम लोग इस वाले जो बुक है उसमें थोड़ा पीछे हैं, तो हम लोग को जल्दी कंप्लीट करना है। अभी इकोनॉमिक्स का हम लोग इसके बाद वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हाँ आपको जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप बता दीजिएगा, हम आपके लिए एक वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है। और अपलोड कर देंगे। और कोई भी टॉपिक जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछिएगा आप कमेंट बॉक्स में, हम बताएंगे आपको। और जो एक बच्चा है उसका नाम हम बताते हैं, 1 मिनट। हाँ, राजू कुमार जो हैं वो पूछ रहे थे कि साइंस के बारे में। तो साइंस भी पढ़ाया जाएगा, 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम पूरा वीडियो अपलोड करेंगे धीरे धीरे और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा हम बताएंगे। और जितने भी वीडियोस मिलेंगे उसमें सब राजू कुमार जो हैं वो पूछे हैं कि जो लाइन बाय लाइन साइंस है तो वो भी होगा। आपको डोंट वरी, हम आपको लिए लेकर आएंगे। ठीक है। तो आप लोग इसी चैनल से पढ़ते रहिए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।